ये मूवी 2003 में आई हुई अमेरिकन मार्शल आर्ट्स फिल्म है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है क्विंटन टैरेंटिनो ने। इस फिल्म के कुछ कास्ट में आते हैं उमा थुरमैन एज द ब्राइड, डेविड कैराडेन एज बिल, डैरिल हैना एज एली ड्राइवर एंड विविका ए फॉक्स एज वेर्निटा ग्रीन। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं वेडिंग ड्रेस में एक औरत को जो बुरे रूप से घायल और डरी हुई थी। उससे एक आदमी बात कर रहा था जो उसे मारना चाहता था। वो औरत उस आदमी से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो उसी आदमी का है। उस औरत के इतना कहने के बाद वो आदमी उसके सिर पर तुरंत ही गोली मार देता है। इस फिल्म के पहले पार्ट में हमें इस औरत का नाम पता नहीं चलता है, इसीलिए मैं इस औरत को इस फिल्म में ब्राइड बुलाऊंगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं ब्राइड को एक घर में जाते हुए। उस घर से एक औरत दरवाजा खोलती है जिसका नाम वेर्निटा होता है और वो ब्राइड को मारने में शामिल थी। वेर्निटा डेडली वाइपर असैसिनेशन स्क्वाड में पहले काम करती थी, लेकिन अब उसने वो स्क्वाड छोड़ दिया था और वो नॉर्मल जिंदगी बिता रही थी। वेर्निटा की तरह ब्राइड भी पहले डेडली वाइपर असैसिनेशन स्क्वाड के लिए ही काम करती थी और उसका कोड नेम ब्लैक माम्बा था। वो दोनों में तुरंत ही लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। वो दोनों लड़ाई कर ही रहे थे कि तभी वेर्निटा की बेटी आ जाती है और वो दोनों कुछ देर के लिए लड़ाई रोक देते हैं। वेर्निटा अपनी बेटी को अपने रूम में जाने को कहती है। उसके जाने के बाद वेर्निटा ब्राइड से पूछती है कि क्या वो कॉफी पीना पसंद करेगी, जिस पर ब्राइड बोलती है हाँ। वेर्निटा कॉफी बनाते हुए ब्राइड से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसको मारने की कोशिश की थी और वेर्निटा ब्राइड से कहती है कि अब वो बदल चुकी है, जिस पर ब्राइड कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बदल चुकी है कि नहीं, ब्राइड अपना बदला लेकर रहेगी। उन दोनों की कॉन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि फिल्म के फर्स्ट सीन और सेकंड सीन में 4 साल का डिफरेंस है। वो दोनों के बीच में एक सौदा होता है कि वो दोनों रात में लड़ाई करेंगे क्योंकि ब्राइड वेर्निटा को उसकी बेटी के सामने नहीं मारना चाहती थी। सौदा होने के बाद वेर्निटा ब्राइड से कहती है कि उसे अपनी बेटी जिसका नाम निकी था उसके लिए सीरियल बनाना है। सीरियल के बॉक्स में वेर्निटा ने एक गन छुपाया हुआ होता है जो वो ब्राइड पर चला देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और उसके बाद ब्राइड अपनी चाकू से उस पर वार करती है जो उसकी छाती पर लग जाती है और वेर्निटा वहीं मारी जाती है। निकी ब्राइड को ये सब करते हुए देख लेती है और ब्राइड उसे देखने के बाद कहती है कि निकी को अगर इस बात का गुस्सा है तो वो बड़ी होकर इस बात का ब्राइड से बदला ले सकती है। वो उसका इंतजार करेगी। ब्राइड वापस अपने कार में जाती है और अपने डेथ लिस्ट से वेर्निटा ग्रीन का नाम काट देती है। मूवी 4 साल 6 महीने पीछे जाती है उसी जगह पर जहां ब्राइड को गोली मारी गई थी। उस जगह का नाम एल पासो होता है जो टेक्सास में है। उस क्राइम सीन की जांच करने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं। वहां पर 9 लोगों की लाशें थी। बॉडीज की जांच करते समय पुलिस वालों को पता चलता है कि ब्राइड अभी भी जिंदा थी। ब्राइड को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है और हमें पता चलता है कि ब्राइड कोमा में है। दूसरी तरफ एक औरत उस हॉस्पिटल में आती है जो एक रूम में जाकर नर्स की तरह कपड़े पहन लेती है और ब्राइड को मारने के लिए आगे बढ़ती है। इस औरत का नाम एली ड्राइवर होता है जो डेडली वाइपर असैसिनेशन स्क्वाड में शामिल थी और इसका कोड नेम कैलिफोर्निया माउंटेन स्नेक होता है। वो ब्राइड को लीथल इंजेक्शन देकर मारना चाहती थी। वो ऐसा करने वाली ही थी कि तभी उसे बिल का फोन आ जाता है। बिल उसे मिशन अबॉर्ट करने को कहता है। बिल अली को कहता है कि वो ब्राइड को नींद में एक बेहुदे चूहे की तरह नहीं मार सकते। ऐसा करने से डेडली वाइपर्स असैसिनेशन स्क्वाड की इज्जत कम हो जाएगी। इतना सब कहने के बाद बिल अली को घर वापस आने को बोलता है। 4 साल बाद ब्राइड अभी भी कोमा में होती है। तभी उसे एक मच्छर काट देता है और वो अचानक से होश में आ जाती है। होश में आने के बाद ब्राइड को एहसास होता है कि उसका बच्चा अब उसके पेट में नहीं है, यानी उसका बच्चा मर चुका है, जिसके कारण वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। ब्राइड को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो फिर से उसी बेड पर लेट जाती है। उस कमरे में 2 लोग आते हैं। उनमें से एक उसी हॉस्पिटल का स्टाफ होता है जो ब्राइड के शरीर को दूसरे लोगों को रेप करने के लिए देता था और बदले में उसे कुछ पैसे मिलते। दूसरा आदमी हॉस्पिटल स्टाफ को पैसे देकर ब्राइड का रेप करने के लिए आगे बढ़ता है। वो ऐसा कर पाता कि तभी ब्राइड उसकी जीभ काट कर उसे मार डालती और वो बेड से नीचे गिर जाती है और तब ब्राइड को पता चलता है कि उसके पाँव काम नहीं कर रहे। ब्राइड उस मरे हुए आदमी के पॉकेट से एक नाइफ निकालती है और दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाती है। जब वो हॉस्पिटल स्टाफ उस कमरे में वापस आता है तब ब्राइड उसके पैर पर चाकू मारकर उसे गिरा देती है और दरवाजे के बीच में उसका सर मार मार कर जान ले लेती है। ब्राइड उस हॉस्पिटल स्टाफ के पॉकेट से उसकी गाड़ी की चाबी निकालती है। उसकी गाड़ी के की चेन पर लिखा रहता है पुसी वैगन। ब्राइड उस हॉस्पिटल स्टाफ के कपड़ों को पहन लेती है और व्हील चेयर की मदद से पार्किंग लॉट में उसकी गाड़ी को ढूंढ रही होती है। कुछ देर बाद उसे एक गाड़ी मिलती है जिस पर पुसी वैगन लिखा होता है। ब्राइड किसी तरह उस गाड़ी के अंदर आती है।
उसे काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसके पैर काम नहीं कर। ब्राइड उस गाड़ी के दरवाजे को बंद करती है और अपने पाँव को हिलाने की कोशिश करती है। ऐसा करते हुए ब्राइड उन लोगों के चेहरे को याद कर रही थी जिन लोगों के कारण ब्राइड की ये हालत हुई थी। ब्राइड के डेथ लिस्ट में सबसे पहला नाम ओरेन इशी का था। ओरेन इशी का जन्म जापान के अमेरिकन मिलिट्री बेस में हुआ था। ओरेन इशी भी डेडली वाइपर असैसिनेशन स्क्वाड की मेंबर थी और उसका नाम कॉटन माउथ था। ओरेन इशी ने सिर्फ 9 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया था। ओरेन इशी के माँ बाप को याकुजा गैंग के बॉस मात्सुमोटो ने उसके सामने ही मार डाला था। ओरेन इशी के माँ बाप को मारने के बाद याकुजा गैंग के लोगों ने उसके पूरे घर में आग लगा दी थी। ओरेन इशी अपने माँ बाप के मौत का बदला चाहती थी। याकुजा गैंग का बॉस मात्सुमोटो एक पेडोफाइल था, जिसके कारण ओरेन इशी का मात्सुमोटो के पास पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था। ओरेन इशी 11 साल की उम्र में मात्सुमोटो से अपने माँ बाप की मौत का बदला ले लेती है। 20 साल के होते होते ओरेन इशी दुनिया की टॉप फीमेल असैसिन्स में से एक हो जाती है। 25 साल की होते होते ओरेन इशी 9 मासूम लोगों को मार चुकी होती है, जिसमें से ब्राइड और ब्राइड की अनबॉर्न बच्ची भी शामिल होती है। उसने ब्राइड को जिंदा छोड़ा था, पर उसे पता नहीं था, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। काफी मशक्कत के बाद ब्राइड अपने पैरों को ठीक कर लेती है और गाड़ी चलाकर उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। अगले सीन में ब्राइड एयरपोर्ट पर होती है। वहां पर वो ओकिनावा का वन वे टिकट लेकर सीधा ओकिनावा जापान पहुंच जाती है। ब्राइड ओकिनावा के एक रेस्टोरेंट में आती है। ब्राइड और उस रेस्टोरेंट के मालिक में कुछ इधर उधर की बातें होती है। रेस्टोरेंट का ओनर ब्राइड से पूछता है कि वो जापान किस काम से आई, जिस पर ब्राइड उसे बताती है कि वो वहाँ अपने एक दोस्त जिसका नाम हथौड़ी हांजो है उससे मिलने आई है। ये सुनने के बाद उस रेस्टोरेंट का ओनर ब्राइड को आश्चर्य से देखता है और पूछता है कि उसे हथौड़ी हांजो से क्या काम है। ब्राइड उसे आंसर करते हुए कहती है कि उसे हथौड़ी हांजो से एक तलवार चाहिए, जिससे वो किसी इवल व्यक्ति को मारना चाहती थी। हमें पता चलता है कि हथौड़ी हांजो और कोई नहीं, उस रेस्टोरेंट का ओनर ही था। हथौड़ी हांजो ब्राइड को रेस्टोरेंट की ऊपर वाली फ्लोर पर लेके जाता है, जहाँ पर उसने अपनी तलवारों की कलेक्शन को रखा हुआ था। वो ब्राइड को अपनी कलेक्शन दिखाते हुए कहता है कि ये सारी तलवारें बेचने के लिए नहीं है और अब वो तलवार बनाना छोड़ चुका है। ब्राइड हथौड़ी से मदद मांगती है कि वो उसे एक तलवार दे दे, जिस पर हथौड़ी ब्राइड से कहता है कि वो ब्राइड की मदद क्यों करे। इसका जवाब देते हुए ब्राइड कहती है कि वो जिसे मारना चाहती है वो हथौड़ी का एक फॉर्मर स्टूडेंट है, जिससे हथौड़ी समझ जाता है कि वो उसके फॉर्मर स्टूडेंट बिल के बारे में बात कर रही थी और वो ब्राइड की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो ब्राइड से कहता है कि उसे तलवार बनाने में 1 महीने का समय लगेगा। 1 महीने बाद हथौड़ी तलवार बना लेता है और उस तलवार के बारे में वो ब्राइड को बताता है कि वो उसकी बनाई हुई अब तक की सबसे अच्छी तलवार है। और इस तलवार की और तारीफ करते हुए हथौड़ी ब्राइड से कहता है कि अगर इस तलवार के सामने भगवान भी आ जाए तो भगवान भी 2 टुकड़ों में कट जाएगा। ब्राइड वो तलवार लेकर अपने मिशन के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम ओरेन इशी को देखते हैं, जो अब बहुत पावरफुल हो चुकी थी और वो द क्रेजी 88 गैंग की लीडर भी थी, जो टोक्यो सिटी पर रूल करती थी। ओरेन इशी की गैंग में थी सोफी पटेल, जो उसकी लॉयर, बेस्ट फ्रेंड और सेकंड लेफ्टिनेंट थी, कोगो युबारी, जो ओरेन इशी की पर्सनल बॉडीगार्ड थी, और जॉनी ओ, जो ओरेन इशी की पर्सनल आर्मी का हेड जनरल था, जिसका नाम द क्रेजी 88 था। ओरेन इशी जापानीज चाइनीज अमेरिकन ओरिजिन की थी, जो टोक्यो के जितने भी बॉस थे उन सब की बॉस बन गई थी, यानी उन सब की लीडर बन गई थी। लीडर बनने के बाद एक रात काउंसिल की मीटिंग हो रही थी, जिसमें एक मेंबर को काफी आपत्ति थी। उस मेंबर का नाम टनाका था, जो कुछ बोल नहीं रहा था लेकिन इनडायरेक्टली अपनी आपत्ति जता रहा था। उसे ऐसा देखकर ओरेन इशी उसके इस व्यवहार का कारण पूछती है, जिस पर टनाका बोलता है कि वो जापानीज चाइनीज अमेरिकन ओरिजिन की है, ना कि प्योर जापानीज ओरिजिन की, इसीलिए उसे उस काउंसिल का लीडर बनने का कोई हक नहीं है। इस बात को सुनने के बाद ओरेन इशी बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी तलवार से टनाका के सर धड़ से अलग कर देती है। ऐसा करने के बाद ओरेन इशी वहां उपस्थित काउंसिल के मेंबर्स को बोलती है कि वो उसे कुछ भी पूछ सकते हैं और उन्हें अगर ओरेन इशी की कोई डिसीजन अच्छा नहीं लगे तो वो उसे कह सकते हैं, लेकिन वे उसके अमेरिकन या जापानीज हेरिटेज को एक नेगेटिव क्वालिटी नहीं मान सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो ओरेन इशी उनका सर धड़ से अलग कर देंगे। अगले सीन में ब्राइड एयरपोर्ट पर होती है, जहां से वो टोक्यो के लिए रवाना हो जाती है। टोक्यो पहुंचने के बाद ब्राइड सोफी की कार का पीछा करती है। जब ब्राइड को मारा जा रहा था तब वहां पर सोफी पटेल भी उपस्थित थी। सोफी की कार का पीछा करते करते वो एक जगह पहुंचती है, जहां पर सोफी और द क्रेजी 88 गैंग के सारे लोग उपस्थित थे। वो लोग एक कमरे में बैठे हुए थे
और ओनेनिशी को ऐसा लगा कि उन्हें कोई सुन रहा है, जिसके कारण वो गोगो को बाहर पता करने के लिए भेज देती है। गोगो बाहर आती है तो वो वहां पर किसी को नहीं देखती। गोगो हर जगह देखती है लेकिन ऊपर नहीं देखती है जहां ब्राइड छुपी हुई थी। गोगो अंदर चली जाती है और ब्राइड नीचे उतरकर बाथरूम के अंदर छुप जाती है। कुछ देर बाद सोफी उसी बाथरूम में आती है। ब्राइड सोफी को बाथरूम में देखती है और उसे बंदी बना लेती है। उसे बंदी बनाने के बाद वो सोफी को बाहर लाती है और वहां पर ओरेनिशी का नाम वो कस के चिल्लाती है, जिससे ओरेनिशी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। ओरेनिशी के बाहर आने के बाद ब्राइड सोफी का हाथ काट कर अलग कर देती है और यह सब देखने के बाद द क्रेजी 88 के सबऑर्डिनेट मेंबर्स ब्राइड को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन सबको ब्राइड एक एक कर मार डालती है। उन्हें मारने के बाद ओरेनिशी की पर्सनल बॉडीगार्ड गोगो युबारी ब्राइड से लड़ने के लिए आती है। कुछ देर गोगो से लड़ने के बाद ब्राइड उसे भी मार देती है। ब्राइड को कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि ओरेनिशी के प्रोटेक्शन के लिए वहां जितने भी लोग उपस्थित थे वो सब मारे जा चुके हैं, लेकिन ब्राइड गलत थी। थोड़ी ही देर बाद द क्रेजी 88 गैंग का हेड जनरल जॉनी ओ बहुत सारे लोगों के साथ वहां आ जाता है और ब्राइड पर आक्रमण बोल देता है। काफी देर उन सब से लड़ने के बाद ब्राइड उनसे जीत जाती है और उस जगह पर चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। ब्राइड उन सब में से बचे कुछ लोगों को वहां से जाने देती है, लेकिन सोफी को रोक लेती है। आखिर में ओरेनिशी और ब्राइड के बीच में लड़ाई होती है। ओरेनिशी ब्राइड को अंडर एस्टिमेट करती है, जो उसकी गलती होती है। ब्राइड ओरेनिशी को काफी मुश्किलों के बाद हरा देती है और अंत में उसे मार डालती है। उसे मारने के बाद ब्राइड वहां पर एक बेंच पर बैठ जाती है और अपने लिस्ट से पहला नाम ओरेनिशी काट देती है। ब्राइड कार चलाते हुए हॉस्पिटल के सामने आती है और कार की पीछे वाली डिक्की से सोफी को हॉस्पिटल के सामने फेंक कर वहां से चली जाती है। हॉस्पिटल में सोफी से बिल मिलता है, जो सोफी से पूछता है कि ब्राइड ने उसकी जान को क्यों बख्शा, जिस पर सोफी उसे बताती है कि वो उसके माध्यम से बिल को ये बताना चाहती थी कि उस जगह क्या क्या हुआ। सोफी को कार की डिक्की में डालते समय ब्राइड उसे डराती है और टॉर्चर करती है, जिससे ब्राइड को उस गैंग के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आखिर में बिल सोफी से पूछता है कि क्या ब्राइड को ये पता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, और इसी क्वेश्चन के साथ किल बिल मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। किल बिल वॉल्यूम 2 की कहानी जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।